10 जुलाई 2016 ताइपे के एक बैंक के प्रवेश द्वार पर दो आदमी चलते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने मेडिकल मास्क और फिशर हैट पहन रखे हैं। उनमें से एक दरवाजे की निगरानी करता है जबकि दूसरा एटीएम के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। न तो वह किसी कार्ड से पैसा निकालता है और न ही एटीएम को उड़ाने की कोशिश करता है। वह बस इंतजार करता है और फिर कुछ अजीब होता है। एटीएम अचानक से नोट बाहर फेंकना शुरू कर देता है। उसे बस पैसे इकट्ठा करने होते हैं। जैसे ही एक अजनबी वहां आता है, वे तुरंत ऑपरेशन छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। उस अजनबी को जमीन पर नोट बिखरे हुए मिलते हैं। भले ही यह किसी बड़ी चोरी जैसा न दिखे, लेकिन वह एक बड़े डकैती ऑपरेशन के बीच में चला गया था। जबकि ये दोनों आदमी अपना काम कर रहे थे, उसी समय 20 अन्य लोग भी अलग अलग शाखाओं में ऐसा ही कर रहे थे। यह एक बड़े ऑपरेशन का छोटा सा हिस्सा था जो 2 सालों तक चला। यह एक ऐसा हमला था जिसने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया। 30 से ज्यादा देशों के 100 से अधिक बैंकों से लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर की चोरी हुई। यह इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से एक थी, जिसे हैकर्स के एक समूह कार्बनाक ग्रुप ने अंजाम दिया था। इस समूह का नेतृत्व एक रहस्यमयी मास्टरमाइंड कर रहा था, लेकिन ताइपे की इस एक रात में उन्होंने और उनकी टीम ने एक बड़ी गलती कर दी, जिसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। कार्बन ऐप इस पूरी योजना में गेम चेंजर था। हैकर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हासिल कर लिया था। इस बिंदु पर यह साफ हो गया था कि वे हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। कोड को गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल है, एक विशेषज्ञ कहता है। यह वीडियो साइबर सुरक्षा कंपनी कास्परस्की लैब्स के सहयोग से उनके डॉक्यूमेंट्री सीरीज टुमारो अनलॉक्ड के आधार पर बनाया गया था। इस हैक की वास्तविक घटनाओं को सार्वजनिक किया गया है, लेकिन प्रभावित बैंकों और कर्मचारियों के नाम गुप्त रखे गए थे। इस कहानी को बताने के लिए हमने एक काल्पनिक किरदार बनाया है जिसका नाम मैक्सिम। 8 अप्रैल का दिन है, एक सामान्य मंगलवार। मैक्सिम यूक्रेन के एक बैंक में काम करता है। वह एक सम्मानित कर्मचारी है, लेकिन उसकी एक बुरी आदत है, वह अपने विंडोज अपडेट समय पर नहीं करता। जब मैक्सिम अपनी कॉफी का घूंट ले रहा होता है और रिसेप्शनिस्ट के बारे में सोच रहा होता है जिस पर उसका क्रश है, तभी उसके पास उसके सहकर्मी का ईमेल आता है। यह ईमेल सर्गेई की तरफ से है, जो उसका साथी है। ईमेल में एक वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच था जो संघीय कानून 115 का अनुपालन। मैक्सिम उस डॉक्यूमेंट को क्लिक करके खोलता है। वह उसे पढ़ता है, फिर बंद कर देता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। कुछ महीनों बाद मैक्सिम एक मीटिंग में बैठा होता है। उसका बॉस परेशान नजर आ रहा है। कुछ एटीएम्स ने किसी खास समय पर गलत तरीके से नोट बाहर फेंकने शुरू कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि जो भी उस समय वहां मौजूद होगा वह आसानी से पैसे उठा सकता है। बैंक शायद साइबर हमले का शिकार हुआ है। कर्मचारियों को सतर्क रहने और संदिग्ध ईमेल्स से बचने के निर्देश दिए जाते हैं। ईमेल्स, मीटिंग्स, तनाव, बड़े साइबर हमले, कई लोगों के लिए यह हर दिन की कहानी बन जाती है। बैंक ने अपने मुद्दे की जांच के लिए कास्परस्की को हायर किया। जब अचानक आपके सभी एटीएम खाली हो जाएं, तो आपको समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। यह जोर थे जो इस केस की जांच टीम का हिस्सा थे। उन्होंने प्रभावित एटीएम के हार्ड डिस्क की जांच की, लेकिन किसी भी प्रकार का मैलवेयर नहीं मिला, न कोई संदिग्ध गतिविधि और न ही कोई सुराग। कुछ महीनों बाद वैन डेयर वील को आधी रात 3 बजे फोन आता है। यह कॉल एक बड़े रूसी बैंक के अकाउंट मैनेजर की थी। उसने कहा कि वैन डेयर वील और उनकी टीम को तुरंत उनके आईटी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। कुछ ही मिनटों में वैन डेयर वील के कास्परस्की सहयोगियों में से एक रूसी बैंक में पहुंचता है। साइट पर मौजूद आईटी विशेषज्ञ घबराया हुआ था। किसी ने उनके डोमेन कंट्रोलर पर कब्जा कर लिया था। डोमेन कंट्रोलर विंडोज नेटवर्क का दिल होता है। अगर आप डोमेन कंट्रोलर को नियंत्रित कर लें तो आप पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर सकते हैं, और बिना किसी वाजिब कारण के यह चीन में डेटा भेज रहा था। कास्परस्की विशेषज्ञ ने तुरंत मैलवेयर की तलाश शुरू की। आखिरकार उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर खोजा जो आपको किसी कंप्यूटर को रिमोटली देख और नियंत्रित करने देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि घुसपैठिया उन्हें अभी देख रहा हो? कास्परस्की विशेषज्ञ को एक विचार आया। वह एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलता है और उसमें रूसी में नमस्ते लिखता है। वे कुछ मिनट इंतजार करते हैं। पहले तो कुछ नहीं होता, फिर अचानक कर्सर हिलता है और स्क्रीन पर अक्षर दिखने लगते हैं। हैकर ने जवाब दिया। कास्परस्की कर्मचारी रूसी में लिखता है, तुम्हें पकड़ लेंगे। हैकर जवाब देता है, तुम हमें नहीं पकड़ सकते। अब यह लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इसमें समय लगा, लेकिन आखिरकार कास्परस्की टीम ने मैलवेयर ढूंढ लिया। यह गारबेयर टॉर्जन से मिलता जुलता था। मैलवेयर की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम अननक था, इसलिए टीम ने इसे कार्बनैक नाम दिया। रूसी बैंक की इस घटना ने वैन डेयर वील और उनकी टीम को यह समझने में मदद की कि क्या चल रहा है। उन्होंने इन घटनाओं को यूक्रेन के हैक हुए एटीएम से जोड़ा। अब वे यह पता लगा सकते थे कि कार्बनैक हैकर्स कैसे काम करते हैं। कहानी को पीछे ले चलते हैं। यह कार्बनैक हैकर्स में से एक है। तारीख है 8 अप्रैल 2014। उसने पहले ही सर्गेई के ईमेल अकाउंट को हैक कर लिया है,
लेकिन अब वह मैक्सिम के कंप्यूटर तक पहुंचना चाहता है। इसलिए वह एक ईमेल भेजता है जिसमें एक अटैचमेंट होता है। वर्ड फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूदा कमजोरियों का फायदा उठाकर एक मैलवेयर डाउनलोड करती है जिसमें एक बैकडोर होता है। अब हैकर को मैक्सिम के कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस मिल चुका है। अगला कदम है पूरे नेटवर्क तक पहुंच बनाना, और उसे पता है कि यह कैसे करना है। हैकर मैक्सिम के कंप्यूटर में एक खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है जिससे उसका कंप्यूटर धीमा हो जाता है। इससे मैक्सिम परेशान हो जाता है और वह आईटी डिपार्टमेंट को बुलाता है। आईटी तकनीशियन के आने तक हैकर ने एक की लॉगर इंस्टॉल कर दिया होता है। इस तरह वह मैक्सिम के कीबोर्ड पर टाइप की गई हर चीज देख सकता है। आईटी कर्मचारी जांच शुरू करता है। ऐसा करने के लिए उसे अपना एडमिन पासवर्ड टाइप करना पड़ता है, और बिंगो, हैकर को एडमिन का पासवर्ड मिल जाता है। वह इसे डोमेन कंट्रोलर पर आजमाता है, और हां, वही स्थिति होती है। अब वह नेटवर्क में उस कंप्यूटर को खोज सकता है जो पैसे ट्रांसफर और एटीएम को नियंत्रित करता है, लेकिन वह तुरंत हमला नहीं करता। इसके बजाय वह महीनों तक चुपचाप कर्मचारियों को देखता है जो लेन देन को प्रबंधित कर रहे होते हैं। जब वह पूरी प्रक्रिया को समझ लेता है तब वह आगे बढ़ता है। पैसे चुराने के लिए कार्बन एक्ट ग्रुप ने 3 अलग अलग तरीके विकसित किए। पहला तरीका यह है कि वे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स से पैसे अपने खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। संदेह से बचने के लिए वे पहले चोरी की गई राशि से खाते का बैलेंस बढ़ा देते हैं, जिससे कुल राशि वही रहती है। दूसरा तरीका है कि वे कुछ खास एटीएम का नियंत्रण ले लेते हैं और उन्हें नोट उगलने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये नोट मनी म्यूल्स, पुरुष जिन्हें मोल्डोवियन माफिया के जरिए काम पर रखा गया है, के हाथों में पहुंचते हैं। ये मनी म्यूल्स पैसे इकट्ठा करके अपने बॉस को भेजते हैं और इसके बदले में उन्हें थोड़ा हिस्सा मिलता है। तीसरा तरीका सबसे जटिल है। हैकर्स अपने मनी म्यूल्स के नाम पर बैंक खाते खोलते हैं और डेबिट कार्ड बनवाते हैं। फिर वे सुनिश्चित करते हैं कि उन सभी खातों में शुरुआत में एक छोटी राशि हो, जैसे $3.30। इसके बाद वे बैंक के डेटाबेस को अपडेट करते हैं और उस $3.30 को 1,00,000 में बदल देते हैं। अचानक सभी मनी म्यूल्स के खातों में 1,00,000 हो जाता है। अब वे अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करके नकदी निकालते हैं। डेटाबेस अपडेट के इस साइड इफेक्ट के कारण कुछ गरीब बैंक ग्राहक अचानक खुद को करोड़पति पाते हैं। जितना बेहतर कैस्पर्स की टीम कार्बनैक ग्रुप की विधियों को समझती है, उतना ही वे इस ऑपरेशन की जटिलता को समझने लगते हैं। कैस्पर्स की यूरोपोल प्रमुख यूरोपीय बैंकों और विभिन्न राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर उन्हें पकड़ने के लिए काम करता है। वे कुछ सर्वर बंद करने में सक्षम होते हैं, लेकिन फिर हैकर्स नए उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और छिपकर अपना काम जारी रखते हैं। 2015 की शुरुआत तक कार्बनैक लगभग 30 देशों में से 100 से अधिक वित्तीय संस्थानों को लूट चुका था। ज्यादातर पीड़ित रूस में हैं, लेकिन अमेरिका, चीन और यूरोप भी उनकी लूट का शिकार होते हैं। 2 वर्षों के भीतर उन्होंने लगभग $1 अरब चुरा लिए। वे अजेय लग रहे थे, जब तक कि उनमें से कोई गलती नहीं कर देता। फर्स्ट बैंक ने बताया कि 70 करोड़ ताइवान डॉलर से अधिक अवैध रूप से निकाले गए। निकासी ताइपे और ताइचुंग के 34 एटीएम और शाखाओं में की गई। जुलाई 2016 में कार्बनैक ने ताइपे के तथाकथित फर्स्ट बैंक पर हमला किया, लेकिन ताइवान पुलिस बहुत तेजी से काम करती है, बेहद तेज। कम से कम 500 पुलिस अधिकारी सीसीटीवी की जांच करते हैं। वे एटीएम के फुटेज से लेकर सभी संदिग्धों के होटलों तक का पता लगाते हैं। 22 मनी म्यूल्स पकड़े जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर रूस से हैं और बाकी पूर्वी यूरोपीय देशों से। इनमें से 19 ताइवान से सफलतापूर्वक भाग जाते हैं, लेकिन 3 पैसे के साथ देश में ही रहते हैं। उनके चेहरे मीडिया में हर जगह छा जाते हैं। भागने के लिए उन्हें किसी तरह पैसे से छुटकारा पाना पड़ता है। उनमें से एक डोंगू पार्क में 2 स्पोर्ट्स बैग में कुछ पैसे छिपा देता है। फिर वह यिलोंग काउंटी भाग जाता है और वहां छिप जाता है, लेकिन पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद वह पुलिस को वापस स्पोर्ट्स बैग तक ले जाते हैं, लेकिन 2 बैग के बजाय केवल 1 बैग ही बचा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनमें से 1 बैग मिला और उसने उसे अपने घर ले जाकर रख लिया। उसने शायद सोचा होगा कि यह भगवान का दिया हुआ उपहार है। पुलिस दूसरे बैग को जब्त कर लेती है और बाकी मनी म्यूल्स की तलाश शुरू करती है। बॉबी नाम का एक व्यक्ति बाकी पैसे को 2 सूटकेस में छुपा देता है और उन्हें ताइपे सेंट्रल स्टेशन के 2 लॉकरों में रख देता है। इसके तुरंत बाद पूर्वी यूरोप के 2 और व्यक्ति ताइवान आते हैं और मुख्य स्टेशन से सूटकेस ले जाते हैं। वे एक होटल में लंच करने जाते हैं। जैसे ही वे बैठते हैं, पुलिस वहां पहुंच जाती है। चाकू नीचे रखो, शांत रहो, हिलना मत। पुलिस उन लोगों से कहती है कि वे उन्हें उनके होटल के कमरे तक ले चलें। इन 3 मनी म्यूल्स को थोड़ा अधिक 4 साल की जेल की सजा दी जाती है। ये लोग केवल निचले स्तर के ऑपरेटिव्स होते हैं, लेकिन इनमें से एक के फोन में ताइवान पुलिस को विभिन्न मुद्राओं में पैसे के बंडलों की तस्वीरें मिलती हैं। इसके अलावा उन्हें कार्बनैक ग्रुप के संदिग्ध मुखिया के ईमेल भी मिलते हैं। यूरोपोल, FBI, साइबर सुरक्षा कंपनियां और कई देशों के अधिकारी
कार्बनैक मास्टरमाइंड को खोजने के लिए लगातार काम करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह दुनिया के दूसरी ओर छिपा हुआ लग्जरी जिंदगी जी रहा है। 6 मार्च 2018। यह डेनिस है। वह यूक्रेनी है, लेकिन अब वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ एलिकांटे, स्पेन में रहता है। वह काफी प्राइवेट व्यक्ति है और शायद ही कभी घर से बाहर निकलता है। इस समय हमेशा की तरह वह नया मालवेयर कोडिंग कर रहा है। वह इस क्षेत्र के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक है। अपनी पहचान छुपाने के लिए वह ज्यादातर खर्च बिटकॉइन में करता है। उस समय उसके पास 15,000 बिटकॉइन थे। 2018 में उनकी कीमत लगभग 162 करोड़ डॉलर थी। आज उनकी कीमत 1 अरब डॉलर से भी अधिक होगी। लेकिन कुछ चीजें बिटकॉइन से नहीं खरीदी जा सकती। ज्यादातर कार या घर बेचने वाले डिजिटल मुद्राओं में भुगतान स्वीकार नहीं करते, इसलिए उसे असली पैसे का इस्तेमाल करना पड़ता है जो निशान छोड़ जाते हैं। यही बात पुलिस को उस तक पहुंचा देती है। वे पैसे का पीछा करते हैं और अंततः समझ जाते हैं कि वह कौन है। उसका लैपटॉप अभी भी चालू था और अनलॉक था। फॉरेंसिक टीम तुरंत सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। अधिकारी 2 BMW और लगभग 5 लाख डॉलर के गहने जब्त करते हैं और निश्चित रूप से उसके बिटकॉइन भी। लेकिन चुराए गए 1 अरब डॉलर में से अधिकांश राशि आज भी गायब है। डेनिस काय भले ही कार्बनैक ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था, लेकिन उसने निश्चित रूप से यह काम अकेले नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि यह एक बड़ी टीम थी जिसमें कम से कम 10 से 30 लोग शामिल थे जिन्होंने इस योजना को अंजाम दिया। आप देख सकते हैं कि एक ही कोड का इस्तेमाल अलग अलग समूहों द्वारा किया जा रहा है। एक सुरक्षा शोधकर्ता के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा समूह कौन सा कोड इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि कोड काफी हद तक एक जैसा होता है और कोड को गिरफ्तार करना तो असंभव है। 2018 के अंत में 3 यूक्रेनियन को गिरफ्तार किया गया जो कथित तौर पर इस योजना में शामिल थे। कार्बनैक मालवेयर आज भी मौजूद है। इसे इस्तेमाल करने वाले हैकर्स कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे Fin7, जोकर्स डैश, कार्बन और कोबल्ट स्पाइडर। विशेषज्ञों को संदेह है कि रूसी साइबर अपराधियों को रूसी सरकार की ओर से पश्चिमी दुनिया में अराजकता फैलाने की छूट दी गई है। मैक्सिम के बैंक ने $1 मिलियन गंवाए। अब हम जानते हैं कि यह आसानी से रोका जा सकता था। कार्बनैक ग्रुप ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक कमजोरियों का फायदा उठाया जिसे 3 साल पहले ही ठीक कर दिया गया था। लेकिन मैक्सिम इतना व्यस्त था कि उसने उन विंडोज अपडेट्स को इंस्टॉल नहीं किया। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने सिस्टम को अपडेट रखें। यह आपके नियोक्ता को कुछ मिलियन बचा सकता है।